जी दोस्तों, वेलकम टू लेजिट रिएक्शंस। और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है वाई कैंट वी वोट ऑनलाइन बाय नीतीश राजपूत। अच्छा, ये वीडियो जो है वो बड़ी क्या कहते हैं रिलेटिव है इस वक्त पाकिस्तान के हालात से भी, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत मेजर जो फैक्शन है पॉलिटिकली स्पीकिंग वो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ऑनलाइन वोटिंग फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इस चीज़ को बहुत एडवोकेट कर रहा है, और एक दूसरी साइड है वो इसको बिल्कुल जो है ना मतलब कि उसके अगेंस्ट हैं। तो अभी एक मैंने नीतीश की वीडियो देखी थी अबाउट ईवीएम्स, और इंडिया में 2014 से वोटिंग जो है वो ईवीएम्स के थ्रू होती है। तो वो उससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे समझ आई कि उसी तरह का सिस्टम हम पाकिस्तान के अंदर भी लगा सकते हैं, और उसके फ़ायदे कि कैसे कैसे जो है वो रिगिंग जो है इसकी वजह से वो रुक जाती है या कम होती है। तो बहरहाल अब ये इनकी वीडियो मुझे मिली है जो कि अगेन वोटिंग से ही रिलेटेड है, और जो मुतालबा है पाकिस्तान की एक साइड का वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट करने दिया जाए। तो अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर ईवीएम्स होने के बावजूद, ईवीएम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑलरेडी हैं, बैलेट पेपर नहीं यूज़ होता, ईवीएम यूज़ होती है, तो वो है ऑलरेडी, वो वाला सिस्टम तो चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब नीतीश हमें बताएंगे कि वो फिर भी ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं कर सकते, या इसके क्या वो हैं मतलब कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी एक सवाल है। क्या पता कर सकते हों, तो ऐसा कोई सिस्टम शायद इन प्लेस हो जिसकी वजह से ऑनलाइन वोटिंग हो सके विदाउट मतलब कि चांस कि उसमें कोई रिगिंग या फिर चीटिंग हो सके। तो लेट्स सी नीतीश क्या कहते हैं इस बारे में। इसके पीछे असली रीज़न क्या है कि हम लोग चांद तक पहुंच गए, मार्स तक। इसके पीछे असली रीज़न क्या है कि हम लोग चांद तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए, लेकिन एक सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाने में सारे के सारे देश फेल हो रहे हैं। इसलिए कंट्रीज मार्स पे तो पहुंच गई हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाई है जो हमारी वोटिंग ईजी कर सके। तो ये एक कंट्री है जो कि ऑनलाइन वोटिंग कराती है, अगर वो करा पा रही है तो बाकी कंट्रीज को क्या दिक्कत है। इनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन वोटिंग है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, बहुत मुश्किल हो गई। वो सिक्योर सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा जब तक जिस मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस से हम लोग वोट कर रहे हैं वो सिक्योर ना हो। करोड़ों होशियार जनता ने 26 बिलियन यूरोज गंवाए हैं इसी लालच में। जो रिच और एजुकेटेड है उनको इसमें एडवांटेज रहेगा, जिनके फ़ोन और कंप्यूटर पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्क पे रहेगी। ये ऐसा क्या रीज़न है कि जब हमारा बैंकिंग सिस्टम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर एक चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, तो वोटिंग सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में नहीं हो पा रहा है, बाकी के जो डेवलप देश हैं वो भी ऑनलाइन नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे असली रीज़न क्या है कि हम लोग चांद तक पहुँच गए, मार्स तक पहुँच गए, लेकिन एक सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाने में सारे के सारे देश फेल हो रहे हैं। 3 तरीके से दुनिया में वोटिंग होती है। एक पेपर बैलेट जिसमें नॉर्मल पेपर में मोहर लगा के वोट दिया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जैसे कि इंडिया में ईवीएम है, और तीसरा है आई वोटिंग यानी कि इंटरनेट वोटिंग। इंटरनेट वोटिंग का मतलब है कि हम अपने मोबाइल कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके वोट कर सकते हैं। मोस्टली लोग ई वोटिंग को आई वोटिंग से कंफ्यूज करते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि आई वोटिंग चाहिए क्यों, इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए लगे थे। इसको अगर हम पर कॉन्स्टिट्यूंसी से डिवाइड करें तो 100 करोड़ रुपए पर कॉन्स्टिट्यूंसी और 700 रुपए पर वोट का खर्चा हुआ था। और इंडिया जहाँ पे हर 2-3 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम हो जाए काफ़ी पैसा बचेगा। अभी तो पैसे की बात होगी, असली डेमोक्रेसी हो जहाँ पे हर कोई वोट देने हैं। आज की डेट में अगर 67% वोटिंग हो जाती है तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं अगर ऑनलाइन वोटिंग हो जाए तो जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए। अच्छा, तो पाकिस्तान में अभी तक जो है वो ईवीएम नहीं है, यानी कि ई वोटिंग नहीं हो रही पाकिस्तान में अभी तक बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। और कुछ लोग मुतालबा भी ये कह रहे हैं कि ई वोटिंग शुरू की जाए, लेकिन ई वोटिंग के साथ साथ आई गेस वो आई वोटिंग भी शुरू करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन या आई वोटिंग के थ्रू ही वोट दे सकते हैं मेरा ख्याल है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो बेसिकली इस बात के ऊपर आजकल यहाँ पे बहस हो रही है, लेकिन अक्सर औकात मेरे समेत लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि ई वोटिंग और आई वोटिंग जो है वो फ़र्क है।
मुझे ये बात इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब मैंने ईवीएम की मशीन की वीडियो देखी कि ईवीएम मशीन्स किस तरह काम करती हैं। तो मुझे उससे यही समझ आई कि वो जिस तरह के हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, हर बूथ के ऊपर फ़र्क पूरी मशीनरी लगी होगी और वो इंडिपेंडेंट मशीनरी होती है। तो मतलब वो किसी और चीज़ के साथ, इंटरनेट के साथ, वाईफाई के साथ या किसी भी और वे में किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। वो इंडिपेंडेंट मशीन होती है और वो बेसिकली 3 डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो कि एक सिस्टम बनाती हैं। वो तीनों आपस में ही बस कनेक्ट होती हैं और वो एक से आप वोटिंग करते हैं और दूसरे से फिर वेरीफाई होता है। और जो तीसरी मशीन होती है वो बेसिकली होती है कि जो ऑफिसर बैठा होता है वो जब वोट करने की बारी आती है तो वो उस बटन को दबा देता है। जैसे ही वोटर वोट कर देता है वो बटन को दबा के उसको ऑफ़ कर देता है ताकि एक ही वोटर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वोट ना डाल सके। तो ये तो हो गई ईवीएम। इससे क्या होगा, अगर ये वाला सिस्टम पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो जाए, इससे होगा ये कि जो रिगिंग है वो बिल्कुल एक हद, मतलब कि बहुत हद तक ख़त्म ही हो जाएगी एक तरह से, या बहुत मुश्किल हो जाएगी करनी आज की निस्बत, क्योंकि अभी कागज़ के ऊपर वोटिंग हो रही है। तो ये इसका फ़ायदा है ईवीएम का। और आईवीएम के यानी कि आई वोटिंग के अब क्या नुकसान आते हैं अब देखते हैं। 7% वोटिंग हो जाती है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। क्योंकि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं अगर ऑनलाइन वोटिंग हो जाए तो जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए भी कितनी आसानी हो जाएगी। हर बिल पे जो धरने दिए जाते हैं उसमें भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब हम फार्म बिल की बात करें तो लास्ट टाइम 600 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 70,000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। और ये चीज़ एक सिंपल ऑनलाइन वोटिंग से भी की जा सकती थी। पूरे देश को एक्चुअल में चाहिए क्या? देखिए, इलेक्शन के 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होते हैं। जो रिक्वायरमेंट है इनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन वोटिंग है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, बहुत मुश्किल हो गई। और किसी भी इलेक्शन के लिए दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पूरी कंट्री में केओस हो जाएगा। पहला है अनैनिमिटी और दूसरा है ट्रस्ट उस पर्टिकुलर वोटिंग सिस्टम पर। अनैनिमिटी का मतलब हुआ कि जो भी आदमी वोट कर रहा है ये चीज़ किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए उसने किसको वोट दिया। भले काउंटिंग हो जाए, सरकार बन के 10 साल बाद दोबारा आ जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे ये नहीं पता चलना चाहिए उसने किसको वोट दिया। आप वोटिंग करते टाइम कोई निशान छोड़ाएं या सेल्फी ले लें, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता, ताकि किसी भी कीमत पे किसी भी आदमी की आइडेंटिटी रिवील ना हो। देखिए, अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए कि उसको किसने वोट किया तो पॉलिसी उसके हिसाब से बनाएगा। जीतने के बाद डरा धमका सकता है, ड्राइव कर सकता है, कोई सरफिरा अगर पावर में आ जाए तो पूरी कम्युनिटी का जेनोसाइड तक करवा सकता है, ये भी पॉसिबल है। एक सिटीजन की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी जीती है वो हर एक के लिए काम करेगी, जिसने उसको वोट दिया उसके लिए और जिसने उसको वोट नहीं दिया उसके लिए। आज की डेट में आप चाहे ऑनलाइन बैंकिंग की बात करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑनलाइन है उसका डेटा किसी न किसी के पास है। अब कुछ लोग इसमें ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो मैं अभी आगे डिस्कस करूँ। आप कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हो तो उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी। अब अगर ऑनलाइन वोटिंग होगी तो उसका सर्वर कहीं ना कहीं तो बनेगा, कोई ना कोई तो संभालेगा ही। तो आप सोच के देखिए कि ऑनलाइन वोटिंग का जितना भी डेटा है, जितने भी वोटर्स की इन्फॉर्मेशन है, वो जिसके पास भी होगी उसके पास कितनी बड़ी पावर होगी। अब आप कहोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा, जो आपने बैंकिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही है? इतना क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? देखिए, आपके बैंक में कितना पैसा, आप एक फ़ोन करोगे कस्टमर केयर में आपको पता चल जाएगा। बैंक की अथॉरिटी आपके बैंक में कितना पैसा है उसको देख के ही आपको फोन करती है लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन वोटिंग के केस में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी जो करंट सिस्टम है उसमें आपने किसको वोट दिया ये किसी को नहीं पता चल सकता। जो वोट काउंट कर रहा है उसको तक नहीं पता चल सकता कि वो किसका वोट काउंट कर रहा है। ना ही हमारी गवर्नमेंट को पता होता है कि उसको किसने वोट दिया और किसने नहीं वोट दिया। अभी बस अंदाजा लगाती है गवर्नमेंट कि ये लोग होंगे शायद इन्होंने हमें वोट नहीं दिया होगा। उस अंदाजे की वजह से कई कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है। आप एक बार सोच के देखिए, जब पूरा एग्जैक्ट डेटा इनको पता चल जाए तो चुन चुन के बदला लेंगे। आज की डेट में मैं वोट करके आ रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने जो पर्ची है जो मैंने वोट की है वो एक सील बैग बॉक्स में जा रही है, जो कि वो तब खुलेगा जब सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भले ही घपला कर लें, नंबर बढ़ा लें, बैलेट बॉक्स चुरा लें, लेकिन इतना मुझे ट्रस्ट है कि मैंने किसको वोट दिया ये लोग ये चीज़ नहीं पता करते। तभी हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि एक घर में 10 लोग थे उसमें 5 ही वोट मिले। इससे इसीलिए सुनने को मिलता है कि हम लोगों को ट्रस्ट है कि हमारा वोट पता नहीं चल पाए। लेकिन ऑनलाइन वोटिंग के केस में चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी सिस्टम में, आपका बॉस जो है वो म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन में खड़ा है, आपके सिस्टम पे आके खड़ा हो गया और कह रहा है कि मुझे वोट कर दो, तो आप उस केस में क्या करोगे? आपको करना पड़ेगा। उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। ऑनलाइन इलेक्शंस के पूरे स्ट्रक्चर को और ऑथेंटिक बनाने के लिए रिसर्चर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का यूज़ काफ़ी यूनिक तरीके से कर रहे हैं ताकि ये सिस्टम परफेक्टली इंप्लीमेंट हो सके। और सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग ही नहीं, डेटा साइंस की डिमांड हर जगह बढ़ रही है, चाहे वो रिसर्चिंग हो, क्रिकेट हो, इलेक्शन कैंपेनिंग हो, हेल्थ, फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर। यही रीज़न है कि डेटा साइंस की फील्ड में अपॉर्चुनिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया। और अगर आप भी डेटा साइंस
करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकता है स्केलर। स्केलर विच इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक स्कूल, जहां टॉप इन इंडस्ट्री इंस्ट्रक्टर्स आपको रियल लाइफ टेक प्रॉब्लम्स की हेल्प से आपको टेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाते हैं, प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। आज स्केलर के लर्न CTC हाइक ऑफ 126%, क्योंकि जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स आज इन टॉप कंपनीज को चाहिए होती है वो स्किल स्केलर के लर्नर्स के पास ऑलरेडी होती है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं कि एक ऐसा सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम किसी ने बना दिया जिसके आखिरी तक यही नहीं पता चल सकता कि किसने किसको वोट दिया, तो सिक्योर सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा जब तक जिस मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेज से हम लोग वोट कर रहे हैं वो सिक्योर ना हो। आप कह सकते हो कि हमारा सिस्टम बहुत सिक्योर है, लेकिन क्या आप 125 करोड़ लोगों की गारंटी ले सकते हैं कि उनके सिस्टम सही होंगे? अगर मैं आपको एक ईमेल भेजूं कि आपकी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसके लिए आपको 10,000 रुपये जमा करने होंगे, तो क्या आप दोगे मुझे? नहीं दोगे ना। करोड़ों होशियार जन ने 36 बिलियन यूरोज गंवाए हैं इसी लालच में। 9.9 मिलियन अटैक सिर्फ 2019 में हुए थे, जिसमें से 412 मिलियन अटैक सिर्फ इंडिया में ही हुए थे। लोग अपने मोबाइल और लैपटॉप को बहुत ही सिक्योर समझ रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा मैलवेयर से इन्फेक्टेड। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास एक्सेस है डेटा और हाई स्पीड इंटरनेट का। कई लोगों के पास तो मोबाइल तक नहीं है। जो रिच और एजुकेटेड है तो इसमें एडवांटेज रहेगा, जिनके फ़ोन और कंप्यूटर पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्क पे रहेगी। और एक तरह का डिफरेंस है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसके वोट पे मालवेयर से अटैक होना ज़्यादा ईजी है। वोटिंग हमारा राइट है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना बिल्कुल गलत है। जो बेस है एक डेमोक्रेसी का तो वही हट जाएगा, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर आप इसको ग्लोबली भी देखोगे, जिस कंट्री की टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़्यादा अच्छी होगी वो दूसरी कंट्री के वोटिंग सिस्टम को क्रैक करेगा, हाईजैक करेगा। अभी आप सुनते होंगे कि एक कंट्री में सीक्रेट एजेंट पकड़ा गया, बाद में जाके आप सुनोगे कि उस कंट्री का प्रेसिडेंट ही सीक्रेट एजेंट था। आप ये भी बोल सकते हो कि मोबाइल और सिस्टम का यूज ही ना करो। 60,000 करोड़ तो एक इलेक्शन में ऐसे ही लग जाते हैं। एक सिक्योर डिवाइस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको, फिर कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा। लेकिन डिवाइस तो आप दे दोगे, लेकिन अगेन उस डिवाइस की सिक्योरिटी कौन देखेगा? जब अभी इतनी सिक्योरिटी में जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें आप जब वोट देने जाते हो तो लोग क्लेम करते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है, जब उसी डिवाइस को बिना किसी निगरानी के अपने घर में लोग यूज करेंगे। आपकी बिना पसंद के जीते हुए कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी कौन मानेगा? क्योंकि जो भी आदमी वोट देने जा रहा है उसको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए तो जिस सिस्टम का यूज करके वोट दे रहा है वो एकदम सही है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा वोटिंग सिस्टम पे तो वो वोट क्यों करेगा? अगर आपको पता चले कि वोटिंग के प्रोसेस में धांधली हो रही है तो आप बिल्कुल भी अपने घर से निकल के वोटिंग करने नहीं हो। और जो गवर्नमेंट भी जीत के रूल कर रही होगी उस पर भी आपका भरोसा उठ जाएगा, पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए अनैनिमिटी और ट्रस्ट इन दोनों चीज़ के बिना एक वोटिंग सिस्टम नहीं बन सकता। और यहीं पे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अभी कल को आगे कोई बोल दे कि एक सॉफ्टवेयर है बहुत ही सिक्योर है, इसमें आप वोट दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको आप वोट दोगे उसको ही जाएगा। तो आपके मन में डाउट रहेगा ही, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी नहीं है। और ऐसे टाइम पे जब आपका कैंडिडेट हारेगा तो आपके लिए यकीन करना और आसान हो जाएगा कि वोटिंग में धांधली हुई है। अभी जो अफवाह होती है उसमें आपको उस लेवल का भरोसा नहीं होता है। अभी जो करंट वोटिंग सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है, इस सिस्टम में बहुत कमियां थी और अभी भी हैं। अलग अलग तरीके से लोगों ने कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे अपने हिसाब से पूरी वोटिंग को चलाने के लिए, लेकिन उतनी बार इसको सिक्योर किया है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो करंट सिस्टम है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको माननी होगी कि जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट। इससे पहले भी बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन ये सब बहुत स्मॉल स्केल पर कोई कर सकता है। जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ाओगे आप, करंट सिस्टम को हैक करना उतना ही मुश्किल होता है। देखिए बहुत ही ईजी है एक ऐसा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाना जो सिक्योर हो, सारे वोट पूरी सिक्योरिटी के साथ काउंट करके रिजल्ट बता दें। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमारा करंट वोटिंग सिस्टम है उससे बेटर हो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। ये मार्स पे जाने से भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इसलिए कंट्रीज मार्स पे तो पहुँच गई है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाई है जो हमारी वोटिंग ईजी कर सके। हम लोग वोट करके एक इंसान को पावर देते हैं ताकि वो हमारे लिए फैसले ले सके। पावर करोड़ों लोगों को कंट्रोल करने का दम रखती है और इस पावर को पाने के लिए नेता मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई वीक सिस्टम आता है जहाँ पे छोटा सा भी लूप होल होगा, इतने पावरफुल लोग उसको जरूर मैनिपुलेट करेंगे। इसलिए भले ही प्रोसेस लंबा हो, पैसा ज़्यादा लग जाए, लोग कम वोट करने आए, लेकिन स्टिल वो बेटर है एक ऐसे सिस्टम से जिसपे ट्रस्ट ना किया जा सके। नॉर्वे ने इंटरनेट वोटिंग स्टार्ट की थी 2011-2013 में, लेकिन सिक्योरिटी रीजन बोल के इसको बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सब ने हाथ पैर मार के एक्सपेरिमेंट किए इंटरनेट वोटिंग के, बट सस्टेन नहीं कर पाए। अब आप कहोगे कि एस्टोनिया एक कंट्री है जो कि ऑनलाइन वोटिंग कराती है, अगर वो करा पा रही तो बाकी कंट्रीज को क्या दिक्कत है? तो हाँ ऐसा है कि एस्टोनिया आई वोटिंग कराती है। इनके वोटिंग सिस्टम में एक चीज़ और अच्छी है कि आप जितनी मर्जी बार वोट कर सकते हो, जो लास्ट वोट होगा वो माना जाएगा। ऐसा इसलिए है कि अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, आपके घर में घुस के वोट डलवाने की कोशिश करता है, तो आपको बाद में मौका मिल सके उस वोट को चेंज करने। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि जो एस्टोनिया की पॉपुलेशन है वो 13 लाख है, तो उसको 1.25 करोड़ की आबादी से कंपेयर करना सही नहीं है। दूसरा जो इनकी पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है। इंडिया में गाँव के इलाके में जाके ऑनलाइन वोटिंग समझाना इतना आसान नहीं, जितना सिंपल ये लग रहा है इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल। जब 2005 में एस्टोनिया पहली कंट्री बना जिसने ऑनलाइन वोटिंग यूज़ की पहली बार, तो काफ़ी एप्रिसिएशन मिला उसको, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने क्लेम किया ये सिक्योर नहीं है और इसको हैक किया जा सकता है, इसमें
टोटल नंबर ऑफ वोट और किस पार्टी को वोट किया ये चेंज किया जा सकता है, और उसके बाद एविडेंस भी मिटाए जा सकते हैं। उस पर भी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो केस लेके आपने प्रूव किया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हेल्गर जिन्होंने व्हाइट पेपर लिखे थे इस पूरे सिस्टम के, व्हाइट पेपर का मतलब हुआ कि जो सिस्टम डेवलप हुआ उसकी पूरी रिसर्च की रिपोर्ट एंड स्पेसिफिकेशन। तो हेल्गर ने खुद ये चीज़ बोली है कि जो पूरा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है सिक्योर नहीं है, इसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और अभी भी हमको बैलेट वोटिंग ही यूज़ करनी चाहिए। 2011 में पाओ नाम के आदमी ने एक ट्रोजन वायरस बनाया और खुद अपने वोट को चेंज करके प्रूव कर दिया कि जो वोटर है उसका वोट चेंज किया जा सकता है, और एस्टोनिया के कोर्ट में केस कर दिया। वो केस वो जीत नहीं पाया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपने अपना ही वोट चेंज किया, अगर आप किसी और की आईडी यूज करके उसका वोट चेंज करेंगे तब इस सिस्टम को फॉल्टी माना जाएगा। अभी जो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली चीज है वो है ब्लॉकचेन इन वोटिंग सिस्टम। काफी एक्सपर्ट का ये मानना है कि ऑनलाइन वोटिंग की जो दिक्कतें हैं वो ब्लॉकचेन सॉल्व कर सकता है, और इस सिस्टम को बनाने में दुनिया भर के एक्सपर्ट लगे हुए हैं क्योंकि ब्लॉकचेन इस पूरे वोटिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करके इम्प्लीमेंट कर सकता है जो एक्चुअल में नीड है हमारे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम की। स्केलर का डेटा साइंस प्रोग्राम काफी रिसर्च और स्टडी के बाद फॉर्म किया गया है, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। नहीं तो अगर ब्लॉकचेन बन सकती है तो ब्लॉकचेन तो ठीक है बन जाएगी, लेकिन जो डिवाइसेस हैं, जो इंडिविजुअल डिवाइसेस हैं लोगों के पास, उसको किस तरह से सिक्योर करेंगे, ये भी एक सवाल है। विच इज फ्लेक्सिबल और आज की इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और डिमांड के अकॉर्डिंग है। सो इफ यू आर लुकिंग टू बी अ स्किल्ड डेटा साइंस इंजीनियर देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्केलर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे सिक्योर ही हो गए डिवाइसेस, लेकिन डिवाइसेस की फ़िज़िकली सिक्योरिटी इंश्योर नहीं ना की जा सकती। अभी तो जिस वक्त आप वोट डाल रहे होते हैं उस वक्त पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट सारे आपके पास खड़े होते हैं और आपको वो उस वक्त कोई आगे कुछ मतलब कर नहीं सकता। लेकिन जब आपने अपने फ़ोन से वोट डालना हो अपने डिवाइस से, तो आप घर बैठ के वोट डालेंगे या बाहर सड़क पर खड़े होकर वोट डालेंगे, उस केस में आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी एज इन आपकी वोट की जो फ़िज़िकल सिक्योरिटी है मेरे ख्याल से वो नहीं इंश्योर होगी अगर ब्लॉकचेन के ऊपर सिस्टम बन भी जाता है, मेरा ये ओपिनियन है। अच्छा, ये वीडियो पाकिस्तान के हिसाब से भी काफ़ी रेलेवेंट है, इसलिए काफ़ी रेलेवेंट है क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको कहा जा रहा है कि वोटिंग राइट्स दिए जाएँ। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो एक ही तरीके से वोट कर सकते हैं, वो है आई वोटिंग, क्योंकि वही एक तरीके जिसमें आपको फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता। तो ये आई वोटिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। और अगेन एस्टोनिया करता है, लेकिन वही उनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन है और एजुकेटेड पॉपुलेशन है और उसके अंदर भी फॉल्ट्स हैं, और वो जिन्होंने वो बनाया है या जिन्होंने लिखा है उसका सारा सिस्टम किस तरह चलता है, वो ख़ुद इस बात को एडमिट करते हैं कि इसके अंदर अभी भी फॉल्ट है। तो आई वोटिंग मेरे ख़्याल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको मेरे ख्याल से वोट वो दे ही तब सकते हैं जब हमारे पास आई वोटिंग का इस तरह का सिस्टम हो जो एटलीस्ट ब्लॉकचेन पे बेस्ड हो, अगेन ताकि डिसेंट्रलाइज्ड हो, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 अगेन के डिवाइस की सिक्योरिटी और जो फ़िज़िकल सिक्योरिटी है कि कोई आपको आके अंडर ड्यूरेस वो वोटिंग आपका डिसीजन तो नहीं करवा रहा, वो दोनों चीज़ें जो है वो इंश्योर नहीं हो सकती आई वोटिंग से। तो खैर, ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं और रिएक्शंस करूं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी वीडियोज़ के ऊपर मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं। ओके भाई, बाय बाय।